अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है द नाजी वर्ल्ड व्यू। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में। लेकिन वीडियो को या टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में। जर्मनी को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। तो हिटलर ने जर्मनी को अब फिर से खड़ा किया था गोया कि। और 1939 में हम बाद में देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जब हिटलर ने अटैक किया था पोलैंड पे। क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में भी पोलैंड पे उसने क्यों अटैक किया। और 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड ने अब डिक्लेयर किया था वार किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। और वार जो है सेकंड वर्ल्ड वार जो था ये ख़त्म हुआ था 1945 में, जब यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ किए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। और बाद में हम देखते हैं कि जर्मनी ने सरेंडर किया और उसके साथ ही हम देखते हैं कि जापान ने भी सरेंडर किया। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के साथ ही हम देखते हैं कि नाजीज़म भी ख़त्म हुआ था। अब ये नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, अब नाजीज़म क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी, कंसेप्ट क्या था, चीज़ें कैसे हो रही थी नाजीज़म के दौरान, कौन करवा रहा था, क्या सोच था उनका सोचने का तरीका क्या था, उन लोगों के पास जो नाजी फॉलोअर्स थे किस बेस पे वो सोचते थे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम अपने टॉपिक को फॉरवर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। होल सिस्टम ऑफ नाजीज़म जो था इट वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो पूरा का पूरा सिस्टम था नाजीज़म का वो किस चीज़ पे बिलीव कर रहा था, वो किस चीज़ पे बेस्ड था, बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस पे। तो अब हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम था नाजीज़म का, तो इट वाज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड सिस्टम ऑफ बिलीफ। ये क्या चीज़ है कि नाजीज़म जो है उन्होंने क्या किया है, जीवस के साथ बहुत सारे जीवस को मारा। तो उनको मारने के लिए इनके पास कोई वजह तो है, तो वो सोच क्या थी, क्यों ऐसा हुआ था, कैसे किया गया ये चीज़ें, तो उनके पास तरीका था, वही हम पढ़ेंगे। तो वो तरीका क्या था, वो उनके पास जो रीज़न था, दे बिलीव अपॉन द रेशियल हायरार्की। जो रेशियल हायरार्की थे वो उस पर बिलीव करते थे। तो सबसे बेसिक जो कंसेप्ट था जिस फाउंडेशन के ऊपर पूरा नाजीज़म का आइडिया बेस्ड था, वो बिलीफ या वो कंसेप्ट जो था वो क्या था, रेशियल हायरार्की का। तो अब रेशियल हायरार्की का आइडिया क्या था, तो इसके अकॉर्डिंग में हम देखते हैं और हिटलर और जितने भी नाजी फॉलोअर्स थे दे कंसिडर्ड दैट देयर इज ए रेशियल हायरार्की अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। वो यही कंसिडर करते थे कि यहाँ पे क्या था, रेशियल हायरार्की था, किनके बीच में, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। मतलब कि नस्ल के हिसाब से लोगों में एक हायरार्की या एक सीढ़ी बनी हुई है। अब इस नस्ल के लोग सबसे ऊपर हैं, आर्यन जो हैं सबसे ऊपर हैं, और जो जीवस जो हैं वो सबसे नीचे हैं। या जिस तरह इंडिया में हैं ब्राह्मण जो हैं सबसे ऊपर हैं और जो दलित हैं वो सबसे नीचे हैं। तो इस नस्ल के लोगों को नीचे, या इस नस्ल के लोग जो हैं वो सबसे नीचे हो गए, इस नस्ल के लोग हैं वो सबसे ऊपर होंगे। तो उसमें हम देखते हैं तो इस रेशियल स्टेटमेंट में जो ब्लॉन्ड या ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, दे वर एट द टॉप एंड ज्यूज वर एट द लोअर रंग। तो अब इस रेशियल हायरार्की के मुताबिक जो नाजीज थे उनका ये मानना था ऐसे लोग जो ब्लॉन्ड, जो ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वो टॉप पे होंगे क्योंकि वो सुपीरियर हैं। उनका ये मानना था कि फिजिकली भी वेल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, और सबसे नीचे जो जिस रेस को रखा गया वो है जीवस, तो जीवस को सबसे नीचे रखा गया। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि वहां पे अदर रेसेस भी थी, अदर्स वायर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। तो उसके बाद जो दूसरे भी रेसेस वहां पे थे, तो जैसे जिप्सीज थे, जीवस थे, जो दूसरे
क्रीड या ब्रीड के जो लोग थे उन लोगों को मिडल में रखा गया था। तो वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, वो इनके एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड करता था। किसी की फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा अच्छी है तो उसको ऊपर रखा दिया गया और जो कमजोर है तो उसको नीचे रखा गया। मतलब कि एक है आर्यंस को अब टॉप पे रखा गया। आर्यन के बाद उसमें देखा कि जो दूसरे रेस हैं उसमें भी उसने जो अच्छे होंगे तो उनको ऊपर रखा होगा और जो वीक होंगे तो उनको नीचे रखा गया। तो अब इस हायरार्की के बेसिस पे सब कुछ होता था। ज्यूज को अगर मारते थे तो क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो ये चाहते थे कि हमें सबसे सूटेबल लोग चाहिए। नाजीज यही चाहते थे कि हमें सबसे सूटेबल लोग चाहिए और जो सबसे सूटेबल लोग जो उस समय पे थे जर्मनी में वो थे आर्यनस। ऊपर वाले जो लोग थे उनकी जरूरत थी या आर्यनस की जरूरत थी और जो नीचे वाले लोग जो हैं जो लोवेस्ट पोजीशन पे थे उनको हटा दिया गया। किसने? हिटलर ने। तो ऐसे बिलीफ पे, इसी सेट ऑफ प्रैक्टिस पे लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया था हिटलर ने। तो जिसके जरिए से हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा ज्यादा कैजुअलिटीज इसीलिए हुए हैं क्योंकि हिटलर ने जूस जो बाकी रेसेस थे उनको, उनके लोगों को मार दिया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब जो ये रेशियल हायरार्की सिस्टम जो है ये कंसेप्ट हिटलर ने कहाँ से लाया, ये कंसेप्ट हिटलर ने कहाँ से लाया। तो वहीं पे हम देखते हैं दिस आइडिया ऑफ रेसिज्म वाज बारोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। जो थिंकर्स उस समय पे थे जिन्होंने थ्योरीज दी थी, जैसे कि चार्ल्स डार्विन, एक तो उसने एप थ्योरी दी तो बाद में दूसरी थ्योरी भी उसने दी। तो अब जो यहाँ पे हम देखते हैं रेशियल हायरार्की का जो बिलीफ्स हैं या जो ये थ्योरीज हैं ये हिटलर ने इन दो थिंकर से कॉपीराइट किए लाए थे। एक था चार्ल्स डार्विन और दूसरा था हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी? डार्विन गेव द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन और जो हर्बर्ट स्पेंसर था उसने उसी पे काम किया था। आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसने दिया था, यही उसने दिया था। अब जो ये आइडिया था रेशियल हायरार्की का ये उन्होंने बारो किया था डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो डार्विन ने पहले थ्योरी दी उसमें कुछ चेंजेस लाए थे। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो उसने क्या बताया था? दैट देयर विल बी द सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट। जो चार्ल्स डार्विन का जो आइडिया था उसने बताया कि एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन उसने दिया था, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें हम देखते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है। सपोज हम बात करेंगे सपोज एनिमल्स की, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब जानवरों को जिंदा पाया जाता है, जिंदा रहना है, तो सब जानवरों को सर्वाइव करना है। अब सर्वाइव कौन करेगा? कि जो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा वही सर्वाइव करेगा। सपोज कि जंगल में 2-3 एनिमल्स हैं, अब इनको पत्ते वगैरह खाने हैं कि जो उनमें से सबसे टॉलेस्ट होगा वही ब्रांच तक अपना हेड पहुंचा सकता है, तो वहां पे वो लीव्स वगैरह खा सकता है और सर्वाइव कर सकता है। और जो छोटे होंगे जिनका जो सपोज हम देखेंगे हेड उनका लीव्स तक नहीं पहुंच सकता है कि वो लीव्स वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो बाद में वो परिश होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सर्वाइव होता है कौन? जो सिलेक्शन होते हैं नेचुरली जो होता है सिलेक्शन, उसमें वही सर्वाइव करते हैं। और जो स्पेंसर ने आइडिया दिया सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो स्पेंसर के आइडिया में हम देखते हैं कि जो सबसे फिट हैं वही सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हम देखते हैं तो आर्यन, अगर रेस की तरफ देखेंगे, जो फिटेस्ट रेस था जर्मनी में हिटलर के मुताबिक, नाजिज्म के मुताबिक, तो वो था आर्यन। तो आर्यन यहाँ पे फिट हैं तो वही सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो इन दो थिंकर्स की जो थ्योरीज थी, डार्विन की और स्पेंसर की, उन्होंने कभी नहीं क्या किया था? ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं किया था। दिस आइडियाज
this idea were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over the conquered people. तो जो क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे सामने हैं वो नाजीज की हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्यन जो है ये फिटेस्ट रेस हैं. तो थ्योरी के हिसाब से यही सर्वाइव करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हैं. तो उन्होंने बोला कि सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा और जो बाकी लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि जो आर्यंस हैं वही फिटेस्ट रेस हैं. तो उसके बाद हम देखते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए, हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट डार्विन नेवर एडुकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन. लेकिन इस सिलसिले में हम देखते हैं कि डार्विन ने कभी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जिक्र नहीं की थी. तो कभी उसने ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं कही. अब हम देखते हैं हिटलर ने ये आइडिया जो है, ये जो थिंकिंग है लोगों पे इम्प्लीमेंट किया. उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ जर्मन नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस जो हैं वही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और जो अदर रेसेस हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते. इन्हें जीने का कोई हक नहीं है. और बाद में हम देखते हैं इनको जेनोसाइड किया, इनको मार दिया गया जो अदर रेसेस हैं. अब जो पॉलिटिशियंस ने ये इम्प्लीमेंट किया था, जो ये चाहते थे या उन्होंने जो कुछ किया था, इस थ्योरी को यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन्स पे इंटरवेंशन या इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन जिन्होंने थ्योरीज दी थी डार्विन और स्पेंसर, इस थ्योरीज में उन्होंने कुछ मॉडिफाई किया था और बाद में हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट की थी. अब इनके हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर हैं जो आर्यनस हैं, आर्यन जो हैं ये फाइनेस्ट रेस था, ये सुपीरियर थे. और जो इंफीरियर्स हैं और बाद में हम देखते हैं इनको मारा गया इसी थ्योरी के नाम पे. तो वहां पे हम देखते हैं कि उनको प्रोसिक्यूट किया गया. तो उसके मुताबिक हम देखते हैं आर्यन जो हैं ये फिटेस्ट रेस थी, तो फाइनेस्ट रेस थी जर्मनी में. तो आर्यन रेस के बगैर वहां पे किसी और को जीने का हक नहीं है नाजी जर्मनी में. जिस तरह हम आज देखते हैं इंडिया में, यहाँ जो इंडिया है तो सिर्फ हिंदू का है. अब जो माइनॉरिटीज हैं तो वो कहाँ जाएंगे. तो दे बिलीव अपॉन धर्मा सूत्रास एंड धर्मा शास्त्रास, जो एंशंट टेक्स्ट्स हैं हिंदूज के, जो 6th सेंचुरी BC में कंपाइल किए गए थे, ब्राह्मण्स ने कंपाइल किए थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स जो हैं. तो वो आज वही फॉलो करते हैं RSS वाले और BJP वाले. तो वो वही फॉलो करते हैं. तो तब जाके हम देखते हैं आज के जो माइनॉरिटीज इंडिया में हैं वो उनको मारते पीटते हैं, या इनके जो हाउसेस हैं उनको जला दिए जाते हैं. गवर्नमेंट जो है वो भी खामोश है क्योंकि सरकार जो है इन्हीं की है. दे बिलीव अपॉन दैट सिस्टम. तो 1929 में अंबेडकर ने उस धर्मशास्त्रास के जो वो पेजेस हैं अपनी रैली में लाए और जला दिए थे, जिसमें हम देखते हैं जो ब्राह्मणस हैं, दलित्स अलग हैं, शूद्रास अलग हैं, जिस पेज पे वो मेंशन किए गए थे तो वो पेज उसने जला दिए थे. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ था जर्मनी में. हिटलर आइडियोलॉजी जो है ये रिलेटेड किससे कर रही थी. इट वाज रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनसरम, LEBENSRAUM. ये जर्मन वर्ड है, घबराइए मत. तो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट बेस्ड थी. हम आगे देखते हैं कि अब और क्या सोच था नाजी की. लेबेनसरम जो है जर्मन वर्ड है जिसका हम ये भी लिख सकते हैं लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस. तो लेबेनसरम आइडिया क्या कहता है यही हम देखेंगे. लेबेनसरम आइडियाज के मुताबिक हम देखते हैं न्यू टेरिटरीज शुड बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट. तो हम देखते हैं कि वाई ऐसा क्यों बताया उन्होंने. ये जो लेबेनसरम का कंसेप्ट है ये भी अब उन्होंने अडॉप्ट किया था. हमने पढ़ा कि किस तरह से जर्मनी ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करा. हिटलर का ज्यादा फोकस इस पे भी था कि
टेरिटरी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके लिए उसने राइनलैंड को वापस कर दिया, या जो स्टूडेंट चागोस्लोवाकिया का जो एरिया है जहाँ पे लोग हिटलर को फेवर करते थे उसको भी जर्मनी के साथ इंटीग्रेट किया। और बाद में हम देखते हैं ऑस्ट्रिया को भी उसने जर्मनी के साथ इंटीग्रेट किया था। तो बाद में हम देखते हैं कि उसने पोलैंड पे भी कब्जा किया। ये सब कुछ करने का वजह क्या था, उसका कारण क्या था? कि कारण यही था कि जो लेबनसरम जो है यही आइडिया बोलता है कि देयर शुड बी द लिविंग स्पेस, यहाँ पे लिविंग स्पेस होने की ज़रूरत है। सेम अगर आप उससे रिलेट करोगे नाजी या मोदी की जो आइडियोलॉजी है, मोदी के जो एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर रहा है, ठीक है 370 हटाया तो अब जो उछूत वगैरह हिंदुस्तान में हैं उनको बसाएंगे कश्मीर में। तो यहाँ पे भी हिटलर का भी यही आइडिया था कि हम टेरिटरीज को एक्सपेंड करेंगे, सेटलमेंट के लिए जो लोग हैं वो सेटल हो जाएंगे। तो उससे आगे हम देखते हैं तो क्यों उसने ऐसा ये किया, वाई दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री और मोर एरियाज फॉर द सेटलमेंट। वो हम देखते हैं अब जब टेरिटरीज को एक्सपेंड करते जाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा एरिया आएगा, और जब आपके पास ज़्यादा एरिया बढ़ेगा तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा सेटलमेंट हो पाएगा। तो सेटलमेंट के बावजूद भी और क्या फ़ायदे होंगे, तो दिस वुड एनहेंस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। तो ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, या जो हमारे जो जर्मनी के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं तो वो बाहर, तो उन क्राइसिस से कैसे बाहर आएंगे वो हिटलर ने बताया था, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तब जाके हमने देखा कि हिटलर ने बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कॉन्कर करेंगे और वहाँ के जो रिसोर्स हैं उनको एक्यूमुलेट करेंगे, हमारे पास रिसोर्स आएंगे और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं ये तभी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने ऐसा ही किया कि ज़्यादा रिसोर्सेज, या जब ज़्यादा टेरिटरीज होंगे हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जर्मनी में हम इसे बाहर आएंगे, ज़्यादा रिसोर्स हमें मिलेंगे, तभी जब हमारे पास ज़्यादा टेरिटरीज होंगे तब जाके हम देखते हैं कि 1939 में उसने अटैक किया था किस पे, पोलैंड पे। और जो जर्मन बाउंड्रीज वायर एक्सटेंडेड बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स, तो अब जो ये कर रहा था, जो जर्मन की जो बाउंड्रीज थी वो एक्सटेंड होते जा रहे थे किसकी तरफ, जब वो मूव कर रहे थे ईस्टवर्ड की तरफ। तो जो लेबनसरम का जो आइडिया था उस चीज के लिए हम देखते हैं पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब पोलैंड जो है ये लेबोरेटरी बन गई इसकी एक्सपेरिमेंट के लिए। जो लेबनसरम का जो आइडिया है कि हम क्या करेंगे उसमें लेबनसरम में कि न्यू टेरिटरीज को एक्वायर करेंगे सेटलमेंट के लिए, तो जिसके चलते हम देखते हैं हमारा जो एरिया है उसका, मदर कंट्री का जर्मनी का जो एरिया है वो बढ़ेगा और मोर एरियाज में हमें मिलेंगे किस चीज़ के लिए, सेटलमेंट के लिए। और उस चीज़ के होते हुए हम देखते हैं कि वो एनहेंस करेगा वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको एक्यूमुलेट करेगा। और बाद में हम देखते हैं कि जो पावर है तो जर्मनी जो है ये फिर से स्ट्रांग हो जाएगा और जो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पोलैंड जो है, पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और जो लेबनसरम का जो आइडिया है तो उस चीज़ को लिए उन्होंने पोलैंड पे एक्सपेरिमेंट किया। पोलैंड ये जो है ये लेबोरेटरी बन गई। अब 1939 में उसने पोलैंड पे अटैक किया था। हम देखते हैं कि अब जब उसने पोलैंड पे अटैक किया तो अगर पोलैंड के लोग खामोश हो गए तो तब तो वो सक्सेसफुल होगा, तब तो वो आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा जो नाजी वर्ल्ड व्यू है। तो इसमें जो हमने पढ़ा था तो जो आर्यन्स हैं वो फाइनेस्ट रेस हैं, या जो टॉप मोस्ट रेस हैं सुपीरियर हैं, और जो ज्यूज हैं वो इन्फीरियर हैं। बाद में ज्यूज को वहाँ पे उसने एलिमिनेट करना स्टार्ट किया था और जो अदर रेसेस थे उनको भी एलिमिनेट किया था किसने, हिटलर ने, जो 1939 के ऑनवर्ड्स में हुआ था, जो जिनके लिए उसने स्पेशल कैंपस या कंसंट्रेशन कैंपस बनाए थे। तो इसी के साथ ही जो ये टॉपिक था ये ख़त्म हुआ था।